dear students, once again welcome to class 9th online class session. We were studying political science and the chapter is constitutional design. See, first of all, I just want to tell you something that CBSE has actually reduced the syllabus. CBSE ने अपने syllabus को reduce किया है, curtail किया है approximately 30% तक. उसकी डिटेल्स मैं दूंगा आपको. करंट चैप्टर के बारे में ज़रूर थोड़ा सा बता दूं कि जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका है इस चैप्टर में, जैसे जब आप भी चेक कर सकते हैं cbseacademics.in पे है, वैसे हम लोग टीचर्स स्कूल आपको पूरी नोटिस करेंगे, गाइडलाइंस देंगे. बाकी cbseacademics.in पर आपको रिवाइज सिलेबस मिलेगा. मैं भी आपको बताऊंगा, स्कूल से भी आपको जाएगी, प्रॉपर नोटिस जाएगी. तो जो इस चैप्टर में द चैप्टर विच वी वर स्टडीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन, इस चैप्टर के पार्ट में भी थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है. वो है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका. मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट है साउथ अफ्रीका का या साउथ अफ्रीकन जो पार्ट है, सिर्फ उसको डिडक्ट किया गया है. उसके अलावा जो हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में अपने पढ़ा था, इंडिया के वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कैसे हमारा संविधान बना, कौन से प्रोमिनेंट लीडर्स थे, ये सारी चीज़ें आपको एज इट इज़ मिलेंगी और वो चैप्टर में रहेंगी. बाकी जो भी वॉट एवर द चेंजेस हैज़ बीन डन बाय CBSE विल बी क्लियरली मैंशन टू यू. आप उसके लिए परेशान मत होइएगा या मैसेज मत करने लगेगा, आपको सारी डिटेल्स दी जाएंगी. बाकी आप जाके भी डायरेक्ट चेक भी कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं. सो टुडे वी आर, अब इंडियन पार्ट तो है ही चैप्टर पे, तो टुडे वी विल जस्ट कंप्लीट दिस चैप्टर. बहुत थोड़ा सा पार्ट बचा भी हुआ है. तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. गाइडिंग वैल्यूज, देखिए ये गाइडिंग वैल्यूज़ क्या होती हैं कि जब जैसे हम कोई काम करने जा रहे होते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे होते हैं, तो कई बार क्या होता है कि हमें जिस तरह के सुझाव, सलाह या लोगों की जो एस्पिरेशंस थी, अपेक्षाएं थी, हम उसको दिमाग में रख के उस काम को शुरू करते हैं. वॉट एवर हैज़ बीन द एस्पिरेशन ऑफ द पीपल, ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर्स, कीपिंग दैट इन माइंड, जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे अपने, जो लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे या ड्राफ्टिंग कमेटी में थे, उन्होंने कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट लीडर्स की जो थिंकिंग थी उसको भी ज़रूर इसमें इंक्लूड किया, या जो जनता की अपेक्षाएं थी, जो पीपल्स एस्पिरेशन था. जैसे उस समय में 3 प्रोमिनेंट लीडर्स जिनकी डिटेल्स मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, उनमें एक महात्मा गांधी जी थे. तो 1931 में ही गांधी जी की अपनी एक मैगजीन थी यंग इंडिया. 1931 में उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया था कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चाहते हैं, व्हाट ही एक्चुअली डिज़ायर्स, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट शुड बी विच इज़ गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड. तो उन्होंने 1931 में अपने यंग इंडिया मैगजीन में लिखा था, और क्या थे उनके एक्सप्रेशंस, that he wanted poor and underprivileged feel that they have an effective voice. Means हमारा संविधान ऐसा हो, जैसा गांधी जी एक्सप्रेस करना चाह रहे थे बनने के पहले. And one thing important, गांधी जी was not the member of Constituent Assembly or any of the Constitution making assembly. गांधी जी किसी समिति के जो संविधान बनाई उसमें सदस्य नहीं थे. उन्होंने अपनी एक इच्छा जाहिर की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी इन सच अ मैनर कि पुअर एंड अंडर प्रिविलेज, मीन्स जो गरीब व्यक्ति है या जो शोषित व्यक्ति है, वो ऐसा महसूस करे कि कॉन्स्टिट्यूशन उसके लिए एक इफेक्टिव वॉइस है, एक बहुत बड़ा वेपन है, एक हथियार है, जिससे इन केस इफ़ ही इज़ डिस्क्रिमिनेटेड, हिज राइट्स आर बीइंग वायलेटेड, वो उस आवाज़ को उठा सके और उस आवाज़ की सुनवाई हो और उसके अधिकार उसको मिले. सो इट शुड बी इन दैट मैनर. कुछ और चीज़ें थी जो गांधी जी ने एक्सप्रेस किया. नॉट अलाउ अनटचेबिलिटी, मीन्स उन्होंने ये इच्छा जाहिर की कि ऐसा संविधान हो जो किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी को अलाउ ना करे. ऐसा हुआ भी बनाते समय, आप जान ही रहे हैं कि अनटचेबिलिटी को तुरंत अबॉलिश किया गया जैसे ही इंडिया फ्री हुआ और कॉन्स्टिट्यूशन एनैक्टमेंट में आया. देन प्रमोट हार्मोनियस लिविंग टू ऑल कम्युनिटीज़, मीन्स जो सभी समुदाय हैं. इंडिया, वी हैव मेनी टाइम्स डिस्कस्ड अबाउट आवर कंट्री दैट द मोस्ट डाइवर्सिफाइड कंट्री, the most versatile type of people are here, speaking different languages, they are living in different geographical conditions, fooding, clothing, all the habits are different from each other. State wise everything changes, sometimes district wise there are lot of changes between us,
तो इतने बड़े कंट्री में जहाँ इतने डाइवर्सिफाइड लोग हैं, वहाँ पे डेफिनेटली गांधी जी की एक एक्सपेक्टेशन और थी या एस्पिरेशन थी कॉन्स्टिट्यूशन से कि ऐसा संविधान बने जो सभी को बांध के रखे, हार्मोनियस लिविंग, पीसफुल लिविंग पॉसिबल हो सके। ये इन्होंने अपने एस्पिरेशंस जाहिर किए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिन्होंने ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, ही वांटेड सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक इक्वालिटी फॉर ऑल। सीधी सी बात, इन्हें पूरे तौर पे इन्होंने जो एक्सप्रेस किया था कॉन्स्टिट्यूशन बनने के पहले, जिसको काफ़ी हद तक इम्प्लीमेंट भी किया बनने के बाद, कि सभी लोगों के बीच में हर तरह से सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी हो। क्योंकि अगर ये इक्वालिटी नहीं होती है तो उन्होंने स्टेट किया था कि इफ़ वी डिनाई इक्वालिटी इन सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ फॉर लॉन्ग, डेमोक्रेसी विल बी इन डेंजर। मैंने इनका कहना था कि यदि हम इक्वालिटी को डिनाई करते हैं, नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं या दे पाते हैं, तो डेफिनेटली हमारा लोकतंत्र ही खतरे में आ जाएगा अगर हम सबको बराबरी का अधिकार नहीं देते हैं सामाजिक और आर्थिक या राजनीतिक तौर पे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये भी मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ही वांटेड इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, मीन्स सभी को अपॉर्चुनिटीज सभी को बराबर के तौर पे मिले, क्योंकि जिससे जब अपॉर्चुनिटीज सभी को मिलेंगी तो जाहिर सी बात है, हमें जब इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो एक कॉज बनेगा, वो इनका जो मानना था कि पॉवर्टी का एंड हो जाएगा, थोड़ी बहुत इकोनॉमिक इक्वालिटी आएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अपॉर्चुनिटी टू ऑल, एक्चुअली उस टाइम में बिफोर आप इंडिपेंडेंस की मैं बात कर रहा हूँ, ये एस्पिरेशंस बिफोर इंडिपेंडेंस की थी, तो आप सोच रहे होंगे इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था, जैसे वर्ण व्यवस्था या वर्ण सिस्टम को आपने कई बार पढ़ा है हिस्ट्री में भी, तो बहुत से वर्क ऐसे थे जो प्रोफेशंस ऐसे थे, दे वर बेस्ड ऑन द कास्ट, तो वो हेरिडिटिकल हो जाते थे कि फादर जो करते आ रहा है बच्चा भी उसी काम में इन्वॉल्व हो गया। तो इसीलिए ये जो बात है यहाँ, इसीलिए मैं आपको समझाया एग्जांपल देके कि हेरिडिटिकल ना हो, मीन्स ऐसा ना हो कि टेलर है कोई तो उसका बच्चा भी टेलर ही बनने वाला, या कुम्हार है तो उसका बच्चा भी कुम्हार है, बर्तन ही बनाएगा मिट्टी के, ऐसा ना हो। अपॉर्चुनिटी सभी के लिए हो, खुली हुई हो, कि कोई किसी भी फील्ड में जा सके, कोई किसी भी तरह की एजुकेशन को अडॉप्ट कर सके। ये इफेक्टिव टूल वो चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे इक्वालिटी बन सके। See, constitution makers have also implemented the institutional arrangements, क्योंकि संविधान तो अपने आप में नियम कानून या जो लॉज हैं उसकी बुक है, उसको फॉर्मुलेट करने के लिए हमें इंस्टीट्यूशंस, संस्थाएं चाहिए। वही संस्थाएं या तो वो लॉज बनाएंगी या उसको इम्प्लीमेंट करेंगी या उसको प्रोटेक्ट करेंगी। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि डिस्क्राइब इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स इन लीगल वेज, कि किस किस इंस्टीट्यूशन के पास कौन से लीगल पावर्स होंगे, दैट थिंग इज ऑल्सो बीइंग डिस्क्राइब्ड। उसके कुछ मेजर एस्पेक्ट्स भी मैंने यहाँ पॉइंट में आपको एक्सप्लेन किए हैं, जैसे मेड प्रोविजंस फॉर अमेंडमेंट्स, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ ली थी, और जिस वजह से मैं बार बार पढ़ाते समय, चाहे मैं 9th में पढ़ा रहा हूँ चाहे 10th में, मैं इस बात को हमेशा कहता हूँ कि वी आर वेरी लकी टू हैव मीन्स सच अ कॉन्स्टिट्यूशन, सच अ पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन, एंड एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर सो मच फॉरसाइटेड। तो कहने का इस बात के मतलब क्या है कि इन्होंने प्रोविजंस अमेंडमेंट्स के बनाए। अमेंडमेंट्स मीन्स संशोधन या बदलाव। इन्हें ऐसा महसूस हुआ कि आज कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, आज के लिए ये लॉज परफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इट माइट बी कि इन द नियर फ्यूचर सम ऑफ द लॉज विल नॉट बी एक्चुअली एडजस्टेड इन दैट करेंट सोसाइटी। सोसाइटी के नीड के अकॉर्डिंग, पीपल के नीड के अकॉर्डिंग कई बार ऐसा हो सकता है कि भविष्य में कुछ लॉज को मॉडिफाई करना पड़े, उनमें कुछ बदलाव करने पड़े, या पूरी तरह से ख़त्म करने पड़े, या कोई नया लॉ बनाना पड़े। तो इसलिए इन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स का प्रोविज़न बना के रखा। इसके बारे में भी आपको बताया था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए दो तरह के सिस्टम को फॉलो करता है, एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल। रिजिड वो पार्ट है जहाँ पे हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो रिजिड पार्ट है, उसको कोई भी गवर्नमेंट कभी चेंज नहीं कर सकती एक्सेप्ट इन इमरजेंसी कंडीशंस। और बाकी फ्लेक्सिबल पार्ट जितना भी है उस डेमोक्रेटिक राइट्स या फंडामेंटल राइट्स के अलावा वहाँ प्रोविजंस हैं अमेंडमेंट्स के, सुधार के, बदलाव के, संशोधन के। तो जो क्या प्रोसीजर्स देते हैं और उसके बाद से क्या प्रोविजंस बनाए, इट लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर चूजिंग अ पर्सन। चूजिंग अ पर्सन हियर रेफर्स टू इलेक्शन,
मीन्स पहले से प्रोसीजर, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो संस्थाओं की बात कर रहा हूँ मैं। तो चुनाव हो रहा है तो संस्था, कौन सी संस्था चुनाव कराएगी, कैसे कोई व्यक्ति चुन के, संसद एक संस्था है हमारे देश की, लॉ मेकिंग बॉडी जिसको हम लेजिस्लेचर कहते हैं, तो कैसे कोई व्यक्ति चुन के जाएगा, उसके क्या पावर्स होंगे, कैसे उसका इलेक्शन होगा, कौन डिसाइड करेगा, दैट थिंग वाज डिसाइडेड हियर। देन हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजन। अब बहुत से लोग चुन के पहुंचेंगे अधिकार वाइज, और कई लोग ऐसा हैं जो जॉब की तरह से पहुंचेंगे। तो किसको क्या, जैसे जो पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, इनमें किसके पास कौन सा अधिकार होगा और कौन सा डिसीजन कौन लेगा। जैसे लॉ बनाने का डिसीजन है तो लेजिस्लेचर लेगा, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, किस डेट से करना है, वो एग्जीक्यूटिव लेगा। अगर कोई लॉ को ब्रेक कर रहा है तो उसको क्या सजा देनी है, उसका डिसीजन जुडिशरी करेगी ऑन द बेसिस ऑफ हियरिंग एंड एविडेंसेस। तो इस तरीके से सबको सबके पावर्स डिवाइडेड किए गए। इट पुट लिमिट्स टू व्हाट गवर्नमेंट कैन डू। सरकार के ऊपर भी लिमिटेशंस बनाई हमारे संविधान ने, कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट चुन ली गई, जनता ने ही चुना, ठीक है, लोकतंत्र है, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला सिस्टम है, सिस्टम गवर्न्ड बाय पीपल, ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द पीपल, बट येट द सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो सरकार संविधान के हिसाब से ही चलेगी, सरकार अपने हिसाब से सारे डिसीजन सिर्फ नहीं लेने लगेगी, उसके भी लिमिटेशंस, बैरियर्स लगाए गए कि ऐसा ना हो कि अनलिमिटेड पावर हो जाए गवर्नमेंट के ऊपर और वो सबके राइट्स को वायलेट करने लगे। इसलिए गवर्नमेंट पे भी लिमिटेशंस है, और यहाँ तक ये भी है कि सिटीजन्स के राइट्स को डिनाई नहीं किया जा सकता, वायलेट नहीं किया जा सकता। लास्ट पार्ट जो है बहुत आसान पार्ट है, कई बार आपने सिविक्स जब आप पढ़ते रहोगे तो भी पढ़ा होगा, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो प्रीएम्बल हमारा, प्रीएम्बल है क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। कई नाम है, आप कई बार इसको ऐसे भी कह सकते हो, प्रीएम्बल इज द की पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे मेजर पॉइंट्स हैं उनकी एक शॉर्ट समरी है प्रीएम्बल। या प्रीएम्बल हमारे इसका परिचय, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन वर्ड यूज़ किया, इंट्रोडक्शन है। या प्रीफेस, जैसे आपके हर बुक में प्रीफेस होता है कि अंदर बुक में क्या है उसकी एक डिटेल्ड समरी होती है फर्स्ट पेज पे, यही हमारा प्रीएम्बल है। और इस प्रीएम्बल में कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो मतलब जो पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। जस्ट हैव अ लुक ऑन द स्क्रीन, आपके सामने प्रीएम्बल का एक शॉर्ट पार्ट डिस्प्ले कर रहा हूँ और जिसको मैं आपको बताते चला जा रहा हूँ। जस्ट डिस्प्ले द प्रीएम्बल्स पेज। See, on the page of the preamble, actually, the points that are written here is, we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, जिसमें justice, liberty, equality, fraternity in our Constituent Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. So what are the important words that have been used here? First is we the people. We the people is the first word. Then we have sovereign. Then we have socialist, secular, democratic, republic, justice, and at last liberty and equality. Liberty, equality, fraternity. These are some common words that have been used here. A very short, actually I can give you the description of these topics, as like you can see here, we the people. We the people here means the people of the country, means constitution makers में जो लोग थे has been drawn up by the people. कौन से people? Elected by the people, means हमारे representative ही थे जो जिन्होंने, we the people means all the citizens को रेफर कर रहा है। फिर sovereign है, means sovereign हम किसी भी external power से गवर्न नहीं होते हैं,
हम किसी एक्सटर्नल पावर के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी सरकार नहीं चलाते हैं, हमारी अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट होती है। सोशलिस्ट मीन्स वेल्थ इज जनरेटेड सोशली and should be shared equally by society. Then we have secular. Secular means कि हमारे कंट्री का अपना कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। Everybody is free to practice, profess and propagate any religion जो उसकी इच्छा हो। डेमोक्रेटिक आपने कई बार पढ़ा है पॉलिटिकल साइंस में। डेमोक्रेटिक का यहाँ पर सेंस आता है कि व्हेन इलेक्टेड मीन्स जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था, व्हेन ऑल द पावर्स आर इन द हैंड्स ऑफ पीपल, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, तो ये हमारा डेमोक्रेटिक है। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट हियर मीन्स हेड ऑफ द कंट्री इज इलेक्टेड पर्सन नॉट हेरिडिटिकल पर्सन। मीन्स वो ऐसा नहीं कि जैसे पुराने ज़माने में मोनार्कियल सिस्टम में होता था कि किंग का बेटा ही अगला किंग होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या होगा कि जो कोई भी अगला रूलर जो इलेक्ट होगा वो इलेक्टेड पर्सन ही उस कुर्सी पर बैठेगा, वो भी एक फिक्स टेन्योर के लिए बैठेगा। अगले इलेक्शन में अगर फिर वो जीतता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नया पर्सन सामने आ जाएगा। देन वी हैव जस्टिस। जस्टिस वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशियरी सिस्टम जहाँ पे कि लॉ इज सेम फॉर ऑल। तो कोई भी तरह का अगर न्याय व्यवस्था है या जो लॉ बनाए गए कॉन्स्टिट्यूशन में दैट हैव बीन मेड फॉर ऑल, उसमें कोई क्लासिफिकेशन नहीं किया गया कि मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर के लिए ये लॉ होगा या बहुत रिच इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए ये लॉ होगा और गरीब आदमी के लिए होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो देयर हैज़ बीन अ जस्टिस सिस्टम। लिबर्टी, ऑल द पीपल आर फ्री टू एक्सप्रेस एक्चुअली देयर फीलिंग्स, देयर वॉइस, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये हमारी लिबर्टी है जो है। इक्वालिटी, सभी समान है, जैसा हम लोगों ने कहा सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली सबके पास अपॉर्चुनिटीज सेम है। अब उसको कितना हम कैश कर ले जाते हैं ये हमारे अपने ऊपर भी कई बार डिपेंड करता है। एंड देन फ्रैटर्निटी, एवरी सिटीजन शुड एक्चुअली रेस्पेक्ट द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड नो वन ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। हम किसी को छोटा बड़ा ना समझें, हम सब एक देशवासी हैं, भाई बहन हैं, इस तरह की फीलिंग हम अपने अंदर ला के रखें। तो ये तो हो गए हमारे टॉपिक्स। अब एक शॉर्ट आज का क्वेश्चन, इसमें से ये जो आपके इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज हुए हैं प्रियम्बल में, इनमें से किसी भी एक टर्म को आपको एक लाइन में डिफाइन कर देना है, जैसे मैंने अभी डिफाइन किया। यही आज का आपका टास्क होगा, ऑनलाइन टास्क जो मैं आपको देता हूं। एनीवन इसमें से कोई भी एक टॉपिक को जो है वी द पीपल या सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, जो कोई भी ये वर्ड्स आपको मैंने बताए हैं, इनमें से कोई एक, जैसे मान लो सपोज आपने सॉवरेन को सपोज करो चूज किया, आप ऐसा नहीं सॉवरेन ही मत कर लेना, जो आपको चूज किया आप उसके बारे में एक लाइन डेढ़ लाइन जो भी लिख पाते हो लिखना और नीचे अपना नाम दे देना। और अब मैं आपको बताऊंगा आज के बच्चों का नाम जिन्होंने लास्ट वीडियो में कमेंट किया। सो नाउ द नेम्स ऑफ द स्टूडेंट्स एज दोज हु हैव कमेंटेड इन द लास्ट वीडियो। वेरी वेल डन, फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स वेरी वेल डन दोज हु हैव कमेंटेड, और जो लोग काम भी जमा करते जा रहे हैं। सबसे पहला कमेंट आया था युवराज पाल सिंह, और उसके जस्ट बाद में आविष्कार मिश्रा। आविष्कार मिश्रा वेरी गुड, ये तुम्हारा पहला कमेंट आया इस बार जब से वीडियोस चल रहे हैं, वेरी गुड, कीप इट अप बेटा। देन वी हैव RRS मीन्स ऋषु राज सिंह, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो ये आप अच्छा है कि एटलीस्ट आप जो है शॉर्ट फॉर्म्स भी बताते चल रहे हैं अपने। सुकृत घोष, अक्षांश अमन, बाई कुमारी कुसुम, वैभव सिंह, देन वी हैव प्रथा ओझा, अंजलि तिवारी, खुशी सिंह, अंशिका त्रिपाठी, यशी द्विवेदी, अपर्णा शुक्ला, श्रेयांशी, अरविंद शाह, निखिल सिंह, और ये हर्ष तिवारी, दैट्स गजब फैक्ट थे ये, कृतज्ञ पांडे, शशांक त्रिपाठी, अनामिका चौहान। सो दीज आर द कमेंट्स दैट आई हैव रिसीव्ड इन द लास्ट वीडियो। कीप इट अप स्टूडेंट्स, और जब भी कोई दिक्कत हो तो बिल्कुल यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, क्लियर योर डाउट्स। जब भी दिक्कत हो पूछते रहिए, कमेंट करते रहिएगा, और वर्क जो है वो भी करके भेजते रहिए। बहुत छोटे छोटे असाइनमेंट्स में भेज रहा हूँ आपको, आप देख सकते हो, एंड इनफैक्ट आंसर्स भी जा रहे हैं, जिससे कि आप ऐसा ना हो कि जैसे क्लास चलती थी तो आप लिख लेते थे फिर लाते थे, कट होता था, तो इस समय ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ऐसा किया गया कि आंसर भी दे दे रहा हूँ कि परफेक्ट आंसर आप लिखते जाओ। तो बस उतारना है बेटा, एक्सप्लेनेशन हो ही रही है, उसको प्लीज़ करिए आप लोग, और ऐसा करिए कि 100% आए उसमें जो है। सो थैंक यू एंड गुड बाय टिल देन।